अभी क्या है, इंडिया में चारों तरफ कोरोना फैल रहा है, वर्ल्ड वाइड फैल रहा है, और हर घर तो हॉस्पिटल नहीं है। बहुत से लोगों को हॉस्पिटल भागना पड़ रहा है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। तो प्रत्येक घर को अपने घर में कितना मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल क्षमता, मेडिकल कैपेसिटी डेवलप करके अपने घर में रखना चाहिए, ताकि वो हॉस्पिटल पहुंचने में जो गैप है 24 घंटे से लेकर 48 घंटे, जैसे मान लीजिए हमारा घर टाउन में है, टाउन में बड़े हॉस्पिटल नहीं है, हो सकता है वहाँ ऑक्सीजन की क्षमता फुल हो गई हो, या पीएचसी सीएचसी में हॉस्पिटल नहीं हो, बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ क्यू है, वो क्यू में जाने में 24 से 48 घंटे में हमको बेड मिलता है। तो हमें अपने पास कितनी मिनिमम इमरजेंसी मेडिकल कैपेसिटी रखनी चाहिए अपने घर में। जैसे आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का सिलेंडर, दवाई, ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम ये 48 घंटे का गैप कवर कर सके और हम अपने आप को बचा सके। हम्म। तो सबसे पहले तो मेन चीज क्या है कि जो प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन बोली हैं उनको व्यक्ति अपने घर में रख सकता है। ठीक है ना। जैसे आइवरएक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, विटामिन सी सप्लीमेंट, विटामिन डी सप्लीमेंट, और विटामिन के जो है वो हमें अच्छी मात्रा में पालक से मिल जाता है। अगर हम स्पिनिच खाना शुरू कर दें तो विटामिन के जो है वो काफ़ी अच्छा रोल निभा सकता है इसके अंदर। और एक जो है मिनरल्स जो है हमारा जिंक एंड मैग्नीशियम, तो इसका अगर सप्लीमेंट हम लेते रहेंगे, नेचुरल सोर्स से लें तो बहुत अच्छा है। नेचुरल सोर्स से मिलना मुश्किल है तो हम इसको एज ए सप्लीमेंट, न्यूट्रासिटिकल सप्लीमेंट की कैटेगरी में लेकर के अपने घर में रख सकते हैं और सब लोग खा भी सकते हैं। दूसरी बात यह है कि विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो आप कितना भी खा लोगे दैट विल एक्सक्रिएट, इट विल नॉट स्टे इन योर सिस्टम, सो यू डोंट नीड टू वरी। जनरली 1000 मिलीग्राम तक एक दिन में लिया जा सकता है। विटामिन डी की जो मात्रा है वो 4000 इंटरनेशनल यूनिट है, वो रिकमेंडेड है, आप ले सकते हो। ठीक है ना। और जो विटामिन डी है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, लेकिन ये भी जो है ज़्यादा लेने पर हमारी बॉडी में जो है वो डिपॉजिट नहीं होता है, ये भी एक्सक्रिएट हो जाता है। तो ये भी दिमाग में रखने का जरूरत नहीं है कितना विटामिन और नहीं विटामिन। ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू डिपॉजिट इन योर बॉडी। सिर्फ जो जिंक जो है वो 40 मिलीग्राम पर डे लिया जा सकता है एलिमेंटल लेवल के ऊपर। तो यदि कोई यदि अपना टेस्ट करा लेता है कि उसके अंदर जिंक कितना है या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करा पाता है तो स्टिल दे कैन टेक ए ओटीसी टैबलेट, जिंकोबाइट या जिंकोनिया के नाम से इंडिया में मिलती है, जिंकोनिया 50 करके शायद है, क्या है, दैट ऑल्सो कैन बी टेकन। हाँ, जिंकोनिया 50 है। जिंकोनिया 50, सो यू कैन ये टेक जो 50। दवाई हो गया, दवाई है, ये दवाई का स्टॉक लोग रख सकते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ऑक्सीजन क्या, वो कुछ ओटीसी लेवल पे कहीं ऑक्सीजन मिलता है तो घर में वो रख लें, या कुछ नेचुरल विधि है कि ऑक्सीजन को वो घर में ही जनरेट करे कुछ प्राकृतिक विधि से, और ऑक्सीजन के गैप को, जैसे कुछ लोग बोले उल्टा लेट जाइए पेट के बल तो आपको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन फास्ट हो जाएगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि ऑक्सी वाइटल करके एक आता है 12 लीटर का, वो 650 700, वो आप घर में रख लीजिए। तो ये जो गैप है 24 घंटे से 48 घंटे का ऑक्सीजन वाले हॉस्पिटल में पहुंचने का, उस बीच कुछ हमारे पास विकल्प है क्या जिससे हम ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सकें? देखो सबसे मेन चीज तो क्या है कि घर में अपने को क्या रखना है, एक थर्मामीटर रखना है। ठीक है। एक ऑक्सीमीटर रखना है। ठीक है ना। और ऑक्सीमीटर को प्रॉपरली यूज करना चाहिए। ठीक है ना। प्रॉपरली यूज का करने का मतलब क्या है कि जब भी आप पहली बार जब ऑक्सीमीटर लगाओगे 1 या 2 बार में वो आपको अंडरस्टैंड करता है। ठीक है ना। तो पहला या दूसरे रीडिंग के ऊपर हमको जंप नहीं कर लेना है कि कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, जो भी है दैट रीडिंग यू कैन नॉट रिलाई। तो आप जब आपको लग रहा है कि आपका जो ऑक्सीमीटर का रीडिंग कम या ज्यादा हो रहा है तो आप उसको आप अपने पहली उंगली में लगाओ, दूसरी में लगा के देखो, तीसरी में लगा के देखो, चौथी में लगा के देखो। तो यू नीड टू लाइक ए ट्रेन योर ऑक्सीमीटर। तो ऑक्सीमीटर क्या देखता है, ऑक्सीमीटर आपके ब्लड के कलर को देखता है। ठीक है ना। अभी बहुत सारी जगह पे क्या हो रहा है कि जो महिलाएं हैं, जो माता बहनें हैं जिन्होंने के नेल पॉलिश लगाया हुआ है, अब नेल पॉलिश के ऊपर ऑक्सीमीटर लगाओगे तो नेचुरली रीडिंग सही आने वाला नहीं है। तो नेल पॉलिश को निकालने के बाद में ही जो है वो ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करें, जो है क्या है।
क्योंकि इट इज गोइंग टू रीड द कलर ऑफ द ब्लड। दूसरी बात ये समझ लेनी है कि जिन लोगों का ऑक्सीजन 95 के ऊपर है, अब इसमें जाने की जरूरत नहीं है 99 है, 98 है, 96 है, 97 है, जिसका भी ऑक्सीजन लेवल 98 95 के ऊपर है, दे आर ओके, देयर इज ए नो नीड टू पैनिक, इट्स ए ग्रीन साइन। 95 के ऊपर सब कुछ ओके है, ठीक है ना। दूसरी बात है जिनका के और 95 95 ठीक है, 95 या 95 के ऊपर पैनिक होने का जरूरत नहीं है, आपको ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है। अगर आपका रेंज है क्या है 90 टू 94 आ जाता है, तो देन इट्स ए येलो साइन, यू नीड टू स्टार्ट वरिंग अबाउट इट लिटिल बिट बट डोंट गेट पैनिक, क्योंकि आप जब पैनिक में जाओगे तो आपका ऑक्सीजन का कंजप्शन और बढ़ेगा। तो सबसे पहले है अपने माइंड को ट्रेन करो, माइंड को ट्रेन ऐसे करो कि भैया मुझे घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप घबराते हो, जैसे ही आप पैनिक होते हो, जैसे ही एंजाइटी होती है आपको, यू आर कंज्यूमिंग मोर ऑक्सीजन। तो जब आपका लेवल 90 से 94 हो तो उस समय पे आप ध्यान रखो कैसे कि आप बैठे हुए तो थोड़ा चल के देखो, चल के देखने के बाद में क्या आपका ऑक्सीजन लेवल दोबारा लो बढ़ जाता है, कुछ लोगों में चलने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, चिंता की बात नहीं है। पोजीशन चेंज करके देखो अपने का, अपने बैठने का, उठने का, ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव हो गया, चिंता की बात नहीं है। बट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग ओके मोस्ट ऑफ द टाइम। 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में बार बार उसको चेक करो, स्टिल योर रीडिंग इज कमिंग 90 टू 94, then you need to give a first call to your primary contact physician कि you are facing this, ठीक है ना। तो he can prepare कि शायद आपको ऑक्सीजन लगेगा। दूसरी बात क्या है कि जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे चला जा रहा है, यानी कि 80s में आ रहा है, they need oxygen for sure, they should not wait any more, they need to go to the hospital, get the oxygen। जिसका भी नंबर 80s में आ रहा है, चाहे वो 89 हो, they need to make sure, that's a red line। So I said green line, yellow line and red line, now you know that when you need oxygen। सबको पैनिक होकर के ऑक्सीजन ऑक्सीजन चिल्लाना नहीं है, सबको हॉस्पिटल में नहीं पहुंचना है कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, उनको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के ध्यान देना है कि उनका ऑक्सीजन का वास्तव में उनको जरूरत है या नहीं। दूसरी बात आपने सही बोली कि जिनका के ऑक्सीजन लेवल 90 या 94 के बीच में घूम रहा है, वो लोग जो है अपने पेट के बल लेट सकते हैं और छाती के नीचे कुछ तकिए लगा लें, थोड़ा ऊंचा कर लेंगे तो उनको प्रॉपर वेंटिलेशन हो जाएगा, या वो लेटरल साइड से करवट लेकर के भी लेट सकते हैं। 2-3 पोजीशन चेंज करने के बाद में बहुत बार, यानी कि 90% से ज्यादा पेशेंट में ये देखा गया है कि उनके ऑक्सीजन लेवल अपने आप से इंप्रूव हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर पोजीशन को, जिसमें कि हम पेट के बल लेटते हैं, इसको बोलते हैं अवेकिंग प्रोनिंग। अवेकिंग प्रोनिंग इज ए पोजीशन, अवेकिंग प्रोनिंग इज ए पोजीशन इन विच यू कैन इंप्रूव योर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। So there is a no need to panic. You can change your position, posture, go for the awaken proning, and you are going to improve your oxygen for sure. If still it keeps going down and it is getting down from 90, then talk to the doctor and you need oxygen for sure. Coming to the next part of it, कि आप घर के अंदर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर तो जैसा इंडिया में बोल रहे हैं किधर मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। अगर आप लकी हो मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लिया जा सकता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जनरली मेरी नॉलेज में शायद करीब 40,000 रुपए का आता है, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को आपको फिल नहीं करवाना पड़ता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आप घर में लेके रख लीजिए, ये जो आपके वातावरण के अंदर जो गैसेज हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, एंड इट एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन, एंड दैट ऑक्सीजन यू कैन इनहेल, दैट ऑक्सीजन यू कैन गेट। इसको रीफिल करने का जरूरत नहीं है, एक बार ले लिया बस काम हो गया। तो अगर आपको ऑक्सीजन जनरेटर मिल जाता है या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिल जाता है, दैट कैन बी ए वन वायबल
ऑप्शन, तो आप इस काम को मतलब कर सकते हो। क्योंकि सिलेंडर का क्या है कि सिलेंडर आप एक लोगे वो खाली हो गया, दूसरा सिलेंडर नहीं मिलेगा, या एक सिलेंडर कोई देने नहीं आएगा, उसका डिपॉजिट नहीं, इसका डिपॉजिट देना है, उसका डिपॉजिट देना है, फिर आपको 3 सिलेंडर घर में रखने पड़ेंगे, और अननेसेसरी इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर द पेशेंट who really need that oxygen treatment. They really need oxygen. So we will create a scarcity within our system where you won't be able to get the cylinder for yourself, and it will create that situation for the other people also. ये मैं ओटीसी सिलेंडर की बात कर रहा था, जो ऑक्सी वाइटल या 12 लीटर का जो सिलेंडर आ रहा है, वो रेडी टू यूज जो है, प्लग एंड प्ले वाला, वो रख सकते हैं क्या? हाँ, वो सिलेंडर लिया जा सकता है। जनरली उनका कैपेसिटी, उनको पोर्टेबल बोलते हैं, पोर्टेबल सिलेंडर जनरली 12 लीटर का होता है, और इसको लिया जा सकता है क्योंकि इसके ऊपर जो नोजल होता है वो नोजल भी एक तरीके से बाई कैप की तरह से होता है। तो उस नोजल को आप वहां से निकाल करके साइड में आप लगा दीजिए, और उस डायरेक्ट सिलेंडर को आप माउथ पर लगा सकते हो, और उसमें एक पिन होता है जिसको प्रेस करोगे आप तो उसमें से ऑक्सीजन रिलीज होगा, और उसको छोड़ दोगे तो ऑक्सीजन रिलीज होना बंद हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि यू नीड दैट ऑक्सीजन, यू कैन प्रेस इट and you can use that oxygen until your saturation level will not go more than 94 or 95, or it will give you the enough time to get in touch with your doctor, and there will be no further damage to your system. So definitely yes, you can take that oxyvital kind of a cylinder. कोरोना को लेके एक बहुत सारा आयुर्वेदिक इलाज के बारे में भी डिस्कस हुआ कि आप काढ़ा पीजिए, आप जो है गिलोय खाइए, आप जो है स्टीम लीजिए, आप गर्म पानी पीजिए, आप रोज रात को गरारा। ये कितना प्रभावी है जो आयुर्वेदिक सिस्टम लोग बता रहे हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ये कोरोना से पहले करना चाहिए, कोरोना के दौरान करना चाहिए, कोरोना के बाद करना चाहिए, या हमेशा करना चाहिए? ये जो आयुर्वेदिक इलाज बहुत सारे जो मार्केट में आए ये ड्यूरिंग द कोरोना, ये कितना कोरोना से हमको बचा सकते हैं? और घर में जो खाने के मसाले हैं या खाने की दवाइयां हैं, जो हम विटामिन सप्लीमेंट की जगह उन चीजों को हम कैसे यूज करें, और दवाई लेने की बजाय उन चीजों से हम जो मल्टीविटामिन जनरेट करें, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। क्योंकि बहुत से घरों के पास हो सकता है उतनी इनकम ना हो, बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हो, तो क्या इन चीजों से भी, अगर हम लो वायरल लोड वाले हैं, तो क्या हम इन चीजों से भी कोरोना से अपना बचाव कर सकते हैं कम पैसा खर्च करके? हाँ, देखिए कि जो आयुर्वेदिक है वो एक वैलिडेटेड पद्धति है, ठीक है ना। मेडिकल का एक बहुत अच्छा फील्ड है जिसको हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर जो चरक संहिता है, चरक संहिता के अंदर एक अलग से चैप्टर है, एक अध्याय है जिसके के अंदर महामारी को कैसे रोका जाना चाहिए उसके ऊपर विस्तृत जो रूप में बताया गया है, ठीक है ना। जिस चैप्टर का नाम है जनपद ध्वंस। सो जनपद का मतलब कम्युनिटी और ध्वंस का मतलब है डिस्ट्रॉय होना है, क्या है, ठीक है ना। तो जनपद ध्वंस करके जो चैप्टर है उसका मतलब है कि आपको कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड होने वाली बीमारी को किस प्रकार से आपको ट्रीट करना है, रेगुलेट करना है, किस प्रकार से उस महामारी से लड़ना है। तो जितने भी आयुर्वेद के अंदर उपचार बताए जा रहे हैं या बताए गए हैं, तो एक बात तो ये समझ लेते हैं कि जैसे आपने गिलोय का नाम लिया, कुछ लोग जैसे बाकी और बहुत सारे जैसे आंवला का जूस है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इस तरीके की। तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है, इनको समझने के लिए ये सब इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं। यानी कि ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर का मतलब है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करते हैं, ठीक है ना। इट कैन इंक्रीज अवर इम्यूनिटी, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है ना। तो यदि इन इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स को लिया जाता है आयुर्वेदिक परामर्श दाता के द्वारा, तो डेफिनेटली हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस पेंडेमिक के इलाज के अंदर। क्या है दूसरा जो आयुर्वेद का सिद्धांत है कि हर व्यक्ति को अपने आप को, अपनी प्रकृति को समझ लेना चाहिए कि वो वात प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का है, या फिर कफ प्रकृति का है। तो उसके अनुसार जो उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था है,
जैसे कोई व्यक्ति अगर पित्त प्रवृत्ति का है, यदि वो बहुत ज्यादा काढ़ा पीता है, उसने लौंग भी डाल ली, काली मिर्च भी डाल ली, और भी कुछ डाल लिया, उबालने के बाद में काढ़ा बना लिया, तो अभी क्या होगा कि उसको कितना फायदा होगा वो पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसको एसिडिटी हो जाए या हाइपर हो जाए, या उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करे, ठीक है ना, एकदम क्रेजी हो जाए। अभी आप देखोगे बहुत सारे लोग जो हैं वो इरेटिक बिहेव करते हैं, जरा सी बात में इरिटेट हो जाते हैं, क्या पता काढ़ा पी के आया हो सुबह सुबह, पित्त प्रकृति का आदमी है, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए भी है क्या है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपनी प्रकृति को जान लें, और प्रकृति को जानने के बाद में जो आयुर्वेद के जो परामर्शदाता हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके साथ बात करें। हाँ, ये जो ट्रीटमेंट है वो कारगर हो सकता है, क्योंकि ये सारी जो पद्धतियां हैं वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं, और ये बहुत हद तक इस पेंडेमिक को जो है क्या है एंड करने में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। लेकिन यदि उनके सिम्टम्स जो हैं वो खराब हो रहे हैं, तो वो आयुर्वेद या होम्योपैथी के भरोसे बैठे ना रहें, तुरंत जो है एलोपैथी डॉक्टर चिकित्सक की मदद लें और अपने टेस्ट कराएं, और जल्दी से जल्दी अपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट करें जो है। डॉक्टर साहब, एक चीज और जानना, जो गरीब परिवार है और उसके पास अगर 10-12 दवाइयों की लिस्ट पहुंच जाए तो घबरा जाएगा। तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो घर में नेचुरल तरीके से, वो विटामिन सप्लीमेंट ही जैसे है, वो 9 विटामिन सप्लीमेंट खरीदे, प्रोटीन चाहिए तो दाल पी लें, तो अब जैसे आपने बोला कि पालक खा लें, तो ऐसे घर में बहुत सारे आइटम है, मसाले हैं, वो बहुत सी चीजों के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। क्या क्या चीजें हैं जिससे हो सकता है कि बजट, जो इलाज का जो बजट है वो थोड़ा कम हो जाए? हाँ, देखो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं यहाँ स्वीडन स्टॉकहोम में हूँ। यहाँ पर एक चीज जो बच्चों को है वो शुरू से बताई जाती है कि जब तुमको कुछ भी ना मिले, यहाँ दो चीजें सिखाई जाती हैं एक्चुअली। तो चूंकि मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़े हैं, तो दो चीजें क्या सिखाई जाती हैं उनको, कि एक तो उनको आना चाहिए कि मतलब ये जो गाय का दूध कैसे निकालना है, नंबर एक बात, ठीक है ना, जो इंडिया में अब बहुत कम लोग जानते होंगे। दिस इज देयर ट्रेनिंग प्रोटोकॉल, ठीक है ना। क्योंकि जब कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आएगा विश्व के अंदर है क्या है, तो उस समय पर आपको क्या होगा कि या तो आप होंगे या आपके जानवर होंगे आसपास में, और आपको जिंदा रहना है। यदि आपको दूध निकालना आता है तो कोई भी गाय भैंस आपको बाहर मिलेगी, आप उसका दूध निकाल करके पी सकते हो, खुद को सरवाइव कर सकते हो, क्योंकि बाकी शॉपिंग मॉल उस समय खुले हुए नहीं होंगे, ठीक है ना। जब भी कोई आपदा होगी, जब भी कोई इस तरीके का कोई कंट्री के अंदर कन्फ्लिक्ट आ जाता है, कुछ ऐसी वॉर काइंड सिचुएशन बन जाती है, यू नीड टू लीव योर प्लेस, ठीक है ना। तो एक तो ये, दूसरी बात यहाँ बताते हैं कि आपको कैबेज खाना है, जहां पर भी आपको कैबेज मिल जाए, जिसको अपने यहाँ पे बंद गोभी बोलते हैं शायद, एक होता है फूल गोभी, एक हो गया बंद गोभी। तो जो बंद गोभी है, जिसमें पत्ते पत्ते निकलते हैं एक एक के बाद में, आप जितना बंद गोभी खाओगे, जितना आप स्पिनच या पालक खाओगे, आपके जितने भी विटामिन से रिलेटेड जितनी भी डेफिशिएंसी हैं, ठीक है ना, वो सारी डेफिशिएंसी कवर हो जाती हैं। इसके साथ में आप गाजर खा सकते हो, आप खीरा खा सकते हो, ठीक है ना, आप जो है आंवले का जूस पी सकते हो या आंवला खा सकते हो, नींबू खा सकते हो या नींबू का जूस पी सकते हो। तो अगर इस तरीके की अगर चीज़ों को यदि हम अपने भोजन में बना लें, ठीक है ना, तो जो है हमारा इम्यूनिटी निश्चित रूप से इतना अच्छा हो जाएगा कि शायद हो सकता है कि हमको सप्लीमेंट पर डिपेंड ना होना पड़े। कैबेज से बोलते हैं हम लोग कुछ नुकसान भी होता है ज्यादा कैबेज खाने से, ब्रेन ट्यूमर जैसा कुछ, ऐसा ऐसा अफवाह है, कोई भी क्या सच्चाई है इसमें? इससे कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं होता है, सिर्फ ये है कि कुछ लोगों को थोड़ा सा पचाने में दिक्कत हो सकता है। तो मेनली इट कैन हैव सम इशू विद देयर जीआई, जिसमें डाइजेशन उतना शायद अच्छा ना हो पाए, तो कुछ लोगों को गैस वगैरह बनने की या एब्डोमिनल अपसेट होने की शिकायत हो सकती है। बाकी ब्रेन ट्यूमर होने जैसा इसमें कोई औचित्य नहीं है कहने का। हाँ, लोग बोलते हैं हो सकता है कि उसके से जाए हों, बिकॉज अब अंदर उसके कीड़े रहते हैं। और दूसरा मुझे ये जानना है, पब्लिक बहुत सारे मैसेज आए मेरे पास
कि लोग, जैसे आपने बताया, ऑक्सीमीटर से आप ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, थर्मामीटर से आप टेम्परेचर, घर में और कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं? तो क्योंकि क्या होता है कि कोरोना टाइम में 14 दिन तक लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं और उनको मॉनिटर करना अपना हेल्थ। तो ऑक्सीजन तो ऑक्सीमीटर से कर लिया, टेम्परेचर आपने हमने थर्मामीटर से कर लिया। और ऐसे कैसे टेस्ट है, जैसे सीआरपी है या कुछ ऐसे टेस्ट है जो हम घर में कर सकते हैं क्या, ताकि हम अपने हेल्थ को मॉनिटर कर सके? सीआरपी टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि सीआरपी का एक होम किट अवेलेबल है। उसमें जनरली वो जो टेस्ट है वो क्वालिटेटिव होगा, यानी कि या तो उसमें वैल्यू आपका 5 आएगा या 10 आएगा। 5 आएगा तो आप ठीक हो, ज़्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको स्पॉट टेस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव नहीं होगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि 2.3 आया है, 2.8 आया है, 3.2 आया है, मतलब दोज आर नॉट क्वांटिटेटिव। लेकिन क्वालिटेटिव टेस्ट जो कि स्ट्रिप बेस्ड हैं, जैसे कि आप अपने डायबिटीज को चेक करते हो, ग्लूकोज लेवल को चेक करते हो स्ट्रिप से, तो उसी तरीके से आप सीआरपी भी टेस्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर होम किट। और वो किट जो है, चाहे वो 25 स्ट्रिप का हो, 50 स्ट्रिप का हो, तो उससे आपको पता रहेगा कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन का लेवल क्या है। आपका इन्फ्लेमेशन का लेवल कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और दूसरा काम घर में ये कर सकते हैं कि आप जो है क्या है, 6 मिनट निकालिए और 6 मिनट निकाल करके आप 6 मिनट में 500 मीटर चलने का कोशिश करो। यदि आप 6 मिनट के अंदर 500 मीटर बिना जो है क्या सांस फूले हुए, बिना आपका ऑक्सीजन का लेवल आप चेक करो, बिना ऑक्सीजन का लेवल कम कम होते हुए यदि आप ये वॉक कर पाते हो, तो इसका मतलब है कि आपके लंग्स तो कम से कम ठीक हैं, लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, निमोनिया जैसा कंडीशन नहीं है। सिर्फ जो बाकी सिम्टम्स हैं वो आपके धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो जाएंगे इफ यू टेक द प्रिवेंटिव मेडिकेशन। So that is a one good test that I can advise to all of you.